नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में आतंकियों के बाधा डालने से जुड़ी खुफिया रिपोर्ट और अलर्ट के बाद केंद्रीय निर्वाचन आयोग भी अब अलर्ट मोड में आ गया है। वह ऐसी किसी भी कोशिश को नाकाम करने के लिए पूरी शिद्दत से जुट गया है। आयोग इस दौरान राज्य के सुरक्षा हालात पर जहां 24 घंटे नजर रख रहा है, तो वहीं अपने आला अधिकारियों की एक टीम को भी राज्य के दौरे पर भेजा है, जो इन दिनों सभी जिलों की चुनावी तैयारियों के साथ ही सुरक्षा इंतजामों को भी जांचने में जुटी हुई है। बता दें आपको कि जिस तरह से राज्य में पहले चरण में 24 विधानसभा सीटों के लिए 18 सितंबर को मतदान होना है, आयोग ने इसके साथ ही राज्य के सुरक्षा इंतजामों को भी और कड़ा किया है। प्रत्येक विधानसभा में सुरक्षा इंतजामों पर नजर रखने के लिए विशेष पुलिस पर्यवेक्षकों की भी तैनाती कर दी गई है। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डोडा जिले में जनसभा से 2 दिन पहले सेना और सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों को मार गिराया है। मुठभेड़ उधम सिंह, आपको बता दें कि उधमपुर कठुआ जिलों में सीमा पर बसंतगढ़ में हुई है। बताया भी जा रहा है कि मुठभेड़ स्थल से जनसभा स्थल की पहाड़ी रास्ते से दूरी करीब 65 किलोमीटर की है और भारत पाकिस्तान सीमा से सटे कठुआ जिले की सीमा उधमपुर और आगे डोडा जिले से लगती है और ये मार्ग घुसपैठ कर आने वाले आतंकियों का पुराना रूट रहा है। डोडा जिले में 18 सितंबर को मतदान होना है। वहीं मारे गए आतंकियों के एक अन्य साथी को ढेर करने के लिए सुरक्षा बलों का जंगल में व्यापक अभियान भी लगातार जारी है। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में आतंकियों की बाधा डालने से जुड़ी खुफिया रिपोर्ट सामने आई है। अलर्ट के बाद केंद्रीय निर्वाचन आयोग भी आपको बता दें कि अलर्ट मोड पर आ गया है। वह ऐसी किसी भी कोशिश को नाकाम करने के लिए पूरी शिद्दत से जुटा हुआ है। आयोग इस दौरान राज्य के सुरक्षा हालात पर जहां 24 घंटे नजर रख रहा है, तो वहीं बताया ये भी जा रहा है कि अधिकारियों की एक टीम को भी राज्य के दौरे पर भेजा गया है, जो इन दिनों सभी जिलों की चुनावी तैयारियों के साथ सुरक्षा इंतजामों को जांचने में जुटी है। विधानसभा सीटों के लिए 18 सितंबर को मतदान होना है। आयोग ने इसके साथ ही राज्य के सुरक्षा इंतजामों को भी और कड़ा कर दिया है। तो जम्मू कश्मीर में जो हालात और जो स्थितियां हैं, उसके दौरान आपको बता दें कि आतंकी खुफिया रिपोर्ट ने सभी को चौंका दिया है। जो रिपोर्ट आई है सामने, उसने सभी को चौंका दिया है। बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डोडा जिले में जनसभा से 2 दिन पहले सेना और सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पहले चरण का मतदान होगा। उससे पहले चुनाव में आतंकियों की बाधा डालने से जुड़ी हुई खुफिया रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के बाद चुनाव आयोग भी अलर्ट मोड पर है। चुनाव आयोग सुरक्षा हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। चुनाव की तैयारियों के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए गए। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बाधा डालने की कोशिश हो रही है। खुफिया इनपुट के बाद निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा इंतजामों की जांच शुरू कर दी है। इंतजाम इसके लिए उसकी पड़ताल की जा रही है। सभी जिलों में सुरक्षा के होंगे विशेष प्रबंधक। आयोग ने टीमों का यहाँ पर आयोग की टीम जो है वो डेरा डाल रही है। 18 सितंबर को पहले चरण का मतदान होगा, लेकिन उससे पहले तमाम तैयारियां पूरी की जा रही हैं। आयोग ने सुरक्षा इंतजामों को जांचने के लिए प्रक्रिया चुनाव में बाधा डालने को लेकर लगातार मिल रही खुफिया अलर्ट के बाद शुरू की है। इस दौरान प्रत्येक विधानसभा के प्रत्याशी के साथ सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारी की सुरक्षा का जिम्मा लिया है और सुरक्षा इंतजामों के लिहाज से एक मानक प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसके तहत प्रत्याशियों या राजनीतिक दलों के शीर्ष पदाधिकारियों को किसी क्षेत्र में प्रचार के लिए जाने से पहले स्थानीय प्रशासन को जानकारी देनी होगी।
और चलिए इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर विजय खैरा साहब है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ इस वक्त राकेश सिंह यादव जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। आपका स्वागत है। और मोहम्मद अनायत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता है पीटीपी के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत विजय खैरा साहब आपके साथ ही करते हैं, क्योंकि ये तो कहा जा रहा था कि देखिए धारा 370 हटी, उसके बाद जो हालात है वो काफी ज्यादा बदले हैं। अब तो जो ये खुफिया रिपोर्ट सामने आ रही है तो सभी को चौंका रही है कि जो चुनाव है उससे पहले काफी बड़ी साजिश रची जा रही है। कैसे निपटा जाएगा इससे? पहली बात तो यहाँ बिल्कुल सहमत नहीं हो सकते हैं कि उसके बाद वहाँ शांति स्थापित नहीं हुई। गलत कहना है, शांति स्थापित हुई है। बहुत कम, जब रोजाना पत्थरबाजियां और लोगों का मरना था वो काफी बंद हो गया है। वहाँ के लोगों की टूरिज्म की और व्यवसाय की व्यवस्थाएं बहुत बढ़ गई हैं। टूरिस्ट की संख्या कई गुना बढ़ गई है, जो 10-15-20 साल से बिल्कुल बंद ही हो गई थी करीब करीब। तो ये सब बातें छोड़ दीजिए। दूसरी बात, जब चुनाव में पहले 2-4-5% वोट गिरते थे, पिछले लोकसभा चुनाव में हैवी वोटिंग हुई है कश्मीर के हिसाब से, जो पुराना अगर इतिहास देखें तो अगर जब इतनी चीजें सुधर गई, जहाँ लोगों को वोट डालने नहीं देते थे, यहाँ तक कि कुछ पंचायत चुनाव में सर वोटिंग हुई है ना? यहाँ जी पंचायत चुनाव में वोटिंग हुई थी ना? पंचायत लोकसभा में लोकसभा में। मैं तो ये कह रहा हूँ आपसे कि इसके अलावा जो लोग चुनाव का बॉयकॉट करते थे, वोट डालने लोगों को नहीं जाने देते थे, मोहल्ले में रोक लेते थे, गोली मारते थे, उन्होंने तक वोट डाले हैं। उन्होंने भी इंटरेस्ट दिखाया है वोट में। इससे बड़ा और प्रजातंत्र का स्थापित करने का दूसरा उदाहरण और क्या हो सकता है? सबके सामने है जो प्रमाणित है। बोलने वालों को इनको क्या, अजी वहाँ विकास नहीं हुआ, अजी वहाँ परेशान है। इन लोगों ने 70 साल में ट्राइबल्स के अधिकारों को, उनको अपने अधिकारों से वंचित रखा, जो हमने आके दिए, ट्राइबल्स के अधिकार दिए। दूसरी बात, रिजर्वेशन सीट वगैरह तो बात की बात है। दूसरी बात, वो लोग जो भारतवर्ष में रहते थे और डिवीजन के बाद वहाँ रह गए, कश्मीर में पीओके से आ गए या पाकिस्तान के हिस्से में थे, वो भारतीय जब यहाँ रह गए, उनको नागरिकता नहीं दी 60 साल, वो हमने दी है। इतना अन्याय इन्होंने किया है। कश्मीरी पंडित को भगा दिया है, इनके शासन में सारा सत्यानाश करके रख दिया है। उस कश्मीर को 370 लगा के भारत का झंडा नहीं लगने दिया, संविधान नहीं होने दिया। हमने भारत को भी एक किया, कश्मीर का विकास भी किया, और मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा विकास हुआ जो हमेशा कभी कल्पना से परे था। ठीक है मोहम्मद अनायत जी, ये तो कह रहे इतना विकास हो गया, इतना विकास हो गया जो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अनायत जी, आवाज आ रही है आपको? सर सुन पा रहे हैं आप हमें? चलिए, लगता है आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन सर इतना ही विकास अगर हुआ है खैरा साहब, तो ये हालात क्यों देखने पड़ रहे हैं? अभी भी देखिए आतंकी घटनाएं लगातार हो रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। बल्कि ये बताया जा रहा है खुफिया रिपोर्ट में कि जो चुनाव होंगे उनको भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में अगर इस तरह के हालात रहे तो ये दावा करना कि देखिए हालात बदल गए, ये कितना सही होगा? नहीं, हालात तो बदल ही गए हैं, उसमें क्या है। कोई भी अभी दूर जा सकता है, आप भी सेफ हैं, आप भी जा सकते हैं, हम भी जा सकते हैं। तो हालात तो बदल क्या गए, बहुत बदल गए, कल्पना से परे बदल ही गए। लेकिन दूसरी बात, 2 जवान फिर से शहीद हो गए सर, और इससे पहले भी शहीद होने का सिलसिला लगातार चल रहा है सर। हेलो, आतंकवादी घटनाओं की बात आपने छोड़ी है, क्या आप बताएंगे बेस्ट से बेस्ट सिक्योरिटी के अंदर फ्रांस में क्या हुआ? आखिर इस्लामिक फोबिया वाले लोगों ने करा ना फ्रांस को हालत खराब, इंग्लैंड में करी ना। चाइना में क्या हुआ? चाइना ने जिस तरह हैंडल किया, उनकी मस्जिदें ही बंद कर दी, उनको बोलना ही बंद कर दिया, उनकी नमाजें बंद कर दी। हम तो प्रजातंत्र हैं, हम तो ऐसा नहीं कर सकते, कभी ना ऐसा सोच सकते हैं। उन लोगों के लिए हम तो सुधारने का प्रयास करते हैं कि आतंकवादी अपनी रास्ता छोड़कर राष्ट्रवाद में शामिल हो जाएं। ठीक है मोहम्मद अनायत जी, देखिए तो कह रहे इतना विकास कर दिया, हम तो लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि हालात और बेहतर हो, और जो कोशिशें हम लोगों ने पहले की उसके वो कामयाब भी हुई है। क्या आपको लगता है कि वाकई कश्मीर के हालात बदले हैं धारा 370 को हटाने के बाद, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उन्होंने इतना बेहतर काम किया है कश्मीर के लिए, जिससे कि वहाँ के जो हालात हैं वहाँ बहुत हद तक बदल चुके हैं? नहीं, इनका मैं सिर्फ इतना सवाल पूछना चाहूंगा कि वो जो
जो बोल रहे हैं कि हालात इतने बदल गए हैं, शायद इनको मुझे याद दिलाना पड़ेगा या शायद उनको पता नहीं है कि अभी जम्मू कश्मीर में 3 जगह एनकाउंटर्स चल रहे हैं। और शायद आप पूरी नेशनल न्यूज चैनल्स पे ये सारी खबर आई है कि वहाँ पे जो एनकाउंटर हो गया उसमें हमारे 2 जवान जो हो गए उन्होंने भी अपनी जान दे दी। तो अगर यही इनका है कि 370 के बाद उन्होंने यही अमन कायम किया हुआ है, और ये सिर्फ पिछले 24 घंटों की बात नहीं है, पिछले 3 महीनों का रिकॉर्ड उठा के देखिए कि कितने एनकाउंटर्स हो चुके हैं और कितनी हमारे जो फौजी जवानों हैं उन्होंने अपनी शहादत दी हुई है। और जहां तक इनकी जो डेवलपमेंट्स की बात है, किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? यहाँ तो हर आधे घंटे के बाद तो बिजली चली जाती है, हर 3 दिन के बाद तो किसी न किसी जगह पे तो ये प्रोटेस्ट होते हैं, किसी जगह आपको पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, उसके बाद आपको खेतों के लिए पानी नहीं है। किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? और जो उन्होंने डेवलपमेंट की है उसका जवाब उनको पहले ही मिल गया पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में। और जो कोई बच्ची तो सरकार तो आपकी भी रही है ना सर, ये हालात सिर्फ अभी हुए हैं क्या? ये हालात सिर्फ अभी हुए हैं तो सरकार तो आपकी भी रही है, आपने क्या किया? ये भी तो सवाल पूछेगी ना जनता। नहीं, आप इनको देखिए, पार्लियामेंट में तो हमारे गृह मंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब पिछले 70 साल की बात कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि नेहरू जी ने क्या किया। तो जब ये पिछले 70 साल की बात कर सकते हैं तो ये आप पिछले 10 साल में उन्होंने क्या कर दिया? पिछले 10 साल से इनकी जो यहाँ हुकूमत थी, जो इतना डेवलपमेंट बोल रहे हैं कर रहे थे, तो ये पहले ये बताएं कि पिछले 10 साल में हुआ क्या? लेकिन उसके पहले की भी तो बात करेगी जनता की पीडीपी की सरकार थी तो पीडीपी ने क्या किया? अगर अभी भी ये हालात है, उससे पहले तो हालात बता रहे हैं और खराब थे। मोहम्मद अनाज जी, कोई खराब नहीं थे हालात जो थे। हाँ, मिलिटेंसी डेफिनेटली कम हो गई है, खत्म तो नहीं हुई है, कम हुई है। और वहाँ पे हाँ पत्थरबाजी कम हुई है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अगर आपने देखा होगा कि पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन में जो अभी शेख रशीद को छोड़ा हुआ है, इंजीनियर को, वो देखिए कि उनको कितने वोट्स मिले और किस चीज पे वोट्स मिले उनको। इट इज ए रिजनमेंट अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट, नथिंग एल्स। जी, क्या करना चाहिए आप अब बताइए ना, सरकार को क्या करना चाहिए इस हालात को सुधारने के लिए? जी, इस हालात को सुधारने के लिए आपको लगता है कि कश्मीर में सुधार की जरूरत है, क्या करना चाहिए? एक चीज जो मैंने हमेशा बताई है, जो यहाँ पे हम मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स देखते हैं, ये तो एक मैनिफेस्टेशन है एक लार्जर कॉज का। जब तक उस लार्जर कॉज इश्यू को एड्रेस नहीं कर दिया जाएगा, ये सारी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो बीजेपी गवर्नमेंट ने यहाँ पे खुद ही खड़ी कर दी। हमारी एक अच्छी खासी स्टेट थी, अच्छी खासी रियासत थी हमारी, और इस रियासत को उन्होंने यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया। यही नहीं कि हमारी रियासत को 2 हिस्सों में बांट दिया। कितने, ये तो एक जम्मू कश्मीर एक छोटा नमूना था पूरे भारत का। कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया, आइडिया ऑफ इंडिया तो पूरा आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा था। और आपने देखे कि इस बीजेपी की सरकार ने इस जम्मू कश्मीर का किया क्या, और तब भी ये बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट किया। यही डेवलपमेंट किया। पिछले 2 साल में तो 7 महीने तो हमारा नेशनल हाईवे बंद रहा। तो इनसे ये सवाल पूछें आप। ठीक है, हमें जवाब देने दीजिए ना। ठीक है, जल्दी से खैरा साहब जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं कांग्रेस के नेता का भी रुख करूंगी। इनके 3 बातें थी। एक कह रहे थे रियासत, ठीक है, वो रियासत हमने बदल देंगे, बदलना चाहिए थी तुम्हें। रियासत रहती वहाँ और भारत का संविधान लागू नहीं था, भारत का झंडा वहाँ लगता नहीं था। शर्म नहीं आती आपको बोलने में ये बात? इन लोगों को 70 साल 60 साल दुम दबा के बैठे रहे, कभी सोचा नहीं कि हम अपने भारत में उसको विलय करके प्रॉपरली और वहाँ अपना संविधान लागू करें, एक संविधान, एक देश बनाए, एक झंडा चलाएं? नहीं, आपने परवाह की। जवान पिटते रहे, उनको आपने ना गोली चलाने दी, ना उनको दुम दबा के भगाया कि आप मारेंगे नहीं, पत्थर से पिटते रहेंगे, मरते रहे। हमने घुस के मार दिया उन आतंकवादियों के उन्हीं के देश में। तो हमसे मुकाबला करने की बात कर रहे हो? तुम्हारी तो सोच में भी नहीं था जो हमने कर दिया। 370 मिटा दिया, अब लाना 370 वापस देना कश्मीर को पाकिस्तान के हाथों में दोबारा। आप देना चाहते हैं तो दे दिएगा। 370 हटने से क्या हुआ? आज आपने कहा हमने यूनियन टेरिटरी बना दिया। हाँ, यूनियन टेरिटरी बना दिया। 370 हटने से क्या आतंकवादी घटनाएं रुक गई क्या खैरा साहब? प्रदेश की बहाली, मैम, अमित शाह जी पार्लियामेंट में कह चुके हैं प्रदेश की बहाली होगी, प्रदेश बनाया जाएगा। जी ठीक है, राज शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। राज जी, बहुत स्वागत है आपका। अब सवाल इस बात को लेकर है, देखिए जो खुफिया रिपोर्ट सामने आई है उसमें तो ये कि सीधे सीधे इलेक्शंस को कहीं ना कहीं निशाना बनाने की कोशिश कश्मीर में की जा रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी से किस तरह से देखती है, और क्या वाकई आपको भी लगता है कि धारा 370 हटने के बाद जो हालात है उसमें परिवर्तन देखने के लिए मिला है?
देखिए, मैं सबसे पहले एक बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी, इसका नाम भारतीय जनता पार्टी नहीं, बेटी जलाओ पार्टी है। श्रीनगर, ये जो अभी खेड़ा साहब जो भी थे भारतीय जनता पार्टी के नेता या प्रवक्ता, शायद मुझे नहीं पता ये कहाँ के हैं। मैं 90 से, मैं जम्मू कश्मीर में रहा हूँ, मैंने 90 से जम्मू कश्मीर को देखा। जितना कभी 2014 से पहले हमारे ऑफिसर नहीं मारे जाते थे, अब ऑफिसर तक मारे जा रहे हैं। हमारे जवानों की, अभी देख लीजिए आप, प्रधानमंत्री जी पहुंचे हैं और वहां कुछ घंटे पहले है, अभी हमारे 2 सुरक्षा बल के और 2 सेना के जवान घायल हो गए और 2 सुरक्षा बल के जवान हमारे मारे गए हैं। और एक ये बात बार बार कहते हैं कि 370 हटने के बाद, अभी आपने भी एक बात कही, क्या 370 के बाद क्या आतंकवाद कम हो गया? और 370 हटने के बाद मुझे ये बताएं, भारतीय जनता पार्टी के नेता कितने ब्राह्मण परिवार वहां पे शिफ्ट हुए? कोई नहीं हुआ। आप गलत फहमी फैलाते हो। 19 जब वहां से पलायन कर रहे थे कश्मीरी ब्राह्मण, तो इन्हें ये बताना चाहिए कि वहां सरकार किसकी थी। और एक और बात नेहा जी कहना चाहता हूं, इससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए शर्म की बात नहीं होगी कि जब वहां से ब्राह्मण भगाए जा रहे थे तो इन्होंने वीपी सिंह सरकार, जिसको ये समर्थन दे रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी का नेता जगमोहन साहब वहां गवर्नर थे, इन लोगों ने समर्थन वापिस नहीं लिया था। समर्थन वापिस कब लिया था? जब अडवाणी यात्रा निकाल रहे थे, अडवाणी जी, और जब लालू जी ने उन्हें बिहार में अरेस्ट कर लिया था। अपने नेता के कारण इन्होंने देश की सरकार को गिरा दिया था। इसलिए नहीं गिराया था कि वहां कश्मीरी पंडित भगाए जा रहे हैं, तो इन्हें तो पहले पंडितों से माफी मांगनी चाहिए जो आज जाते हैं। और एक और बात बता दूं मैं आपको, मुझे कहने पे भी गुरेज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने फायदों के लिए किसी भी जवान को मरा सकती है, किसी भी नागरिक को मरा सकती है। आज क्या ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता आपके उसमें बैठे हैं, क्या ये बता सकते हैं जब पुलवामा हुआ था तो पुलवामा हुआ था या कराया गया था, या और किसने कराया था या होने दिया था? इनके पास जवाब है। आज ये बात करते हैं 370, मैं इनको 370 के बारे में भी बताना चाहता हूँ। 370 की कई धाराएं तो पहले ही खत्म हो गई थी। आप किसी को क्यों गलत बताते हैं? ये तो आप जैसा मीडिया कुछ जिंदा है जो सच बात को भारतीय नागरिकों को पहुंचाता है, और ये कभी इन्होंने नागरिक समझा? आप इनसे पूछिए ये देश के लोगों को क्या समझा। तफसील से डिबेट लगातार जारी रखेंगे। खैरा साहब, जल्दी से आपसे मैं पूछूंगी, इस वक्त हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, वेद भूषण जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, पूर्व एसीपी है दिल्ली के। बहुत स्वागत है सर आपका। मैं वेद भूषण जी आपका रुख करूं, उससे पहले खैरा साहब जल्दी से जवाब दे दीजिए। मुझे नहीं मालूम कौन जनाब बोल रहे थे जो 90 से राज शर्मा जी 90 से कह रहे हम जेके में रहते थे तो आप देख नहीं पाए, आपकी नजरों में नहीं आया क्या रेप हो रहे थे, कैसे लोग मर रहे थे, कैसे ब्राह्मणों को सता के जलाया जा रहा था, तो आप सो रहे थे उस समय। 90 से अगर रहते तो आपने देखा होगा। दूसरी बात, अब जो आतंकवाद है, मैं भी वही बात कह रहा हूँ, समझने और समझाने में क्यों फर्क रखते हैं। मैं एक बार कह रहा हूँ 90 के दौरान में, जब 90-91 में 89 से शुरू हुआ था, सुनिए आपको कुछ नहीं पता है, जब वहाँ से पंडित लोग भगाए जा रहे थे तो आपने सरकार से समर्थन वापिस क्यों नहीं लिया था? मेरा आपसे एक सवाल है, भारत के लोगों को ये पता हो जो आप गलत फहमी पे चाहते करता है। जब कभी भी सांप मरता है तो मरने से पहले उसको कहते हैं मेड़ फड़ता है, तेरा बेड़ा मरने से पहले, ये वो हिस्सा है। और आपने दूसरा बोला ब्राह्मण को बचाने का, तो जिस तरह से आपने निकाला था आपके राज्य में 1990 से लेकर 15 साल तक एक ब्राह्मण वहां से छोड़ के चला गया। एक बात फिर जानना चाहता हूँ, 1990 में केंद्र में सरकार किसकी थी? अरे 90-91 में सरकार किसकी थी? आप मुझे ये क्यों नहीं बताना चाहते हैं? मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि 90-91 में सरकार किसकी थी? झूठ बोलोगे तो नरक में जाओगे आप। मैं दावे के संग कहता हूँ, झूठ बोलोगे नरक में जाओगे आप। आप ये बताइए 90-91 में सरकार किसकी थी? ऐसे नहीं होता। 90-91 में केंद्र में अरे आप वहाँ का हिस्सा थे उन चीजों का, आप जो जुल्म के हिस्सा थे क्या? आपने समर्थन दिया था नहीं दिया था? जगमोहन आपकी पार्टी के वहाँ पे गवर्नर थे नहीं थे? फिर वही द्वारा लाना चाहते हैं। प्लीज ऐसे नहीं। राज शर्मा जी, मैं आ रही हूँ ना, एक सेकंड रुक जाइए, अब आपकी बारी नहीं है ना। और जन्म नहीं ला पाएंगे। हमने तो चैलेंज किया था उस जमाने में, कांग्रेस ने भी और अब्दुल्ला साहब ने भी, कि खून की नदियां बह जाएंगी। तो खून की नदियां तो नहीं बहा पाए, वो थोड़ा बहुत खून बहाने में जरूर सफल हो रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन नदियां तो बहाने वाले अब 2-4 खून तो बहाएंगे ना। उसके पीछे चाह रहे चुनाव शांति से होने न पाए, आतंकवाद को पनपाने के लिए सहारा दे रहे हैं। आज राहुल गांधी की क्या भाषा थी अमेरिका में, क्या भाषा थी, आप जरा देखिए। ठीक है, नहीं उस पर नहीं जाएंगे, मैं आती हूँ। वेद भूषण जी, सवाल इस बात को लेकर है सर,
ये कहाँ लूप होल्स आप समझते हैं? कश्मीर में लगातार आतंकी वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही, कहाँ आपको लगता है? देखिए, धारा 370 को निरस्त किया गया, तमाम कोशिशें सरकार की तरफ से की जा रही है, इससे पहले भी की गई, लेकिन अभी तक वो कोशिशें क्या पूर्ण रूप से कामयाब हुई कि अगर हाँ तो फिर इस तरह की वारदातें क्यों? देखिए, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज को ध्यान में रखना है कि वहाँ पर इलेक्शन होने वाला है, बहुत लंबे टाइम के बाद इलेक्शन हो रहा है। तमाम इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद वहाँ इलेक्शन है। तो बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं या गद्दार ग्रुप ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि J&K में अमन शांति रहे। परंतु ये जरूर है कि 370 हटने के बाद जो पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी, नो डाउट के वहाँ आर्मी कैंप के ऊपर अटैक हो रहे हैं, आर्मी वर्ग के हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। इससे पहले भी सैकड़ों जवान शहीद हो चुके हैं। मैं किसी पार्टी विशेष पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर इस देश के बहुत बड़े गृह मंत्री, बहुत लंबे टाइम तक रहे, CM रहे महाराष्ट्र के, शिंदे साहब, नाम भी ले देता हूं, उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें थोड़ा सा ऑब्स्टिनिटी भी है कि मेरी फटती थी वहां जाने में। आज वो स्थिति नहीं है। कम से कम J&K में तिरंगा जाकर आप लाल चौक पर तिरंगा फहरा सकते हैं, आराम से घूम सकते हैं। मैं उस टाइम पर J&K में गया था जब पीक पर था। वहां पर आप अपने होटल से या जो सरकारी जो जगह आपको प्रोवाइड की जाती थी उससे बाहर नहीं निकल सकते थे। थानों के अंदर हालत ये थी कि थाने के दरवाजे बंद होते थे, एक छोटी सी खिड़की से आप बात कर सकते थे। कम से कम उस स्थिति में नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि अटैक हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं, पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। वो चाहते हैं कि इन इलेक्शन में कोई ऐसा मैसेज है कि जिससे कि उनकी जो उनके अपने जो मंतव्य है, उनके जो अपने गंतव्य है या जो उनका संदेश है वो पहुंचा सके, और वो केवल डिसरप्शन और उग्रवाद की तरफ एक इशारा करते हैं। हालांकि सरकार ने भरपूर वहां कोशिश की है कि आज जो इंसिडेंट हुए हैं पिछले लगभग एक हफ्ते के अंदर, जरूर सरकार इसके बारे में आर्मी डिप्लॉयमेंट बढ़ा रही है। वहां पर तमाम तरह के कदम वहां पर लिए जा रहे हैं। परंतु जिस तरह से महबूबा मुफ्ती तिरंगे झंडे के बारे में अपमानजनक बात बोलती थी, देश के बारे में बात बोलती थी, बहुत सारे वहाँ ऐसे लीडर्स हैं जो अलगाववाद की तरफ इशारा करते हैं। अभी जो राशिद, जिनको अभी आजाद किया गया है, वो खुद अपनी इस तरह की उनकी भाषा रही है कि सोचने मजबूर करती है कि क्या इस तरह के हालात में वहाँ इलेक्शन हो पाएंगे, और किस तरह से लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ नॉर्मलसी बहाल हो। तो लोग चाहते हैं कि वहाँ नॉर्मलसी बहाल हो, परंतु एक दूसरा बहुत बड़ा धड़ा ऐसा है जो अभी भी चाहता है कि वहाँ पहले की स्थिति बरकरार रहे, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर खराब रहे, वहाँ पर पथराव होते रहे। नहीं, उनका इलाज क्या है? इलाज क्या है उनका, वेदभूषण जी ये बताइए ना, जो एक बहुत बड़ा उनका इलाज केवल और केवल गोली है। गोली का जवाब गोली हो सकता है। आप हाथ जोड़कर काम नहीं चला सकते। अब उसमें बहुत सारे ग्रुप ऐसे हैं कि बड़े नाजायज हो रही है कश्मीरी के साथ में, उनको इनोसेंट लोगों को मारा जा रहा है, परंतु वो दूसरी तरफ ये नहीं देखते कि हमारे आर्मी के जवान, पुलिस के जवान उसमें शहीद हो रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो सरकार जरूर इस चीजों के बारे में एड्रेस करती है, और जरूर कहीं ना कहीं उसका जवाब वक्त के आने पर दिया भी जाएगा। इलेक्शन का दौर है, इंतजार करते हैं कि किस तरह से इलेक्शन, 4 दिन बाद इलेक्शन होने वाला है, वहाँ पर शांतिपूर्वक इलेक्शन हो जाए। यही इलेक्शन कमीशन के सामने भी देखिए एक बड़ी चुनौती है कि इस चुनाव को बहुत ही ज्यादा शांतिपूर्ण तरीके से कराए। इलेक्शन कमीशन के सामने एक बड़ी चुनौती है, इस चुनौती से कैसे निपटा जाएगा एक बड़ा सवाल है। लेकिन जाहिर तौर पे जो हालात है उसमें कुछ ना कुछ हद तक कुछ ऐसे लोग जिम्मेदार हैं जो कि चाहते हैं कि वहां पर कभी भी शांति ना बहाल हो, लेकिन ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं कैटेगराइज करके उन पर एक्शन लेने की जरूरत है। क्या उसमें सरकार नाकाम हो रही है, प्रशासन नाकाम हो रहा है, पुलिस नाकाम हो रही है? ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर बन जाता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।